हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है एम्पीयर का परिपथीय नियम। तो पहले हम ये जानेंगे कि एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है और उसके बाद एम्पीयर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग भी हम जानेंगे। और जो इसका अनुप्रयोग है ना, वो 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम आज के इस वीडियो में भी कराने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। 5 मार्क्स यार, तो 5 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, 5 नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप सभी को यदि 5 नंबर ये सभी तैयार करना है, 5-5 नंबर वाले टॉपिक, तो वीडियो को अंत तक देखें और केवल देखें ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं, सबसे पहले गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। हम जानने वाले हैं एम्पीयर का परिपथीय नियम। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एम्पीयर का परिपथीय नियम होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने एम्पीयर के परिपथीय नियम जो होता है उसको हमने लिख दिया है। क्या हमने लिखा हुआ है? लिखा है किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ये है जी एम्पीयर का परिपथीय नियम। बट मैं जानता हूं कि मैंने जब आपको पढ़कर सुनाया तो आपको ऐसे याद नहीं होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको याद कराएंगे। देखिए कैसे याद कराते हैं। सबसे पहले एक फिगर थोड़ा सा समझ जाइए जो एम्पीयर ने हमें बताया है। सबसे पहले एम्पीयर ने एक फिगर बनाया और इस तरीके से, जैसे एम्पीयर ने क्या किया, एम्पीयर नामक वैज्ञानिक ने एक लंबी सीधी तार ले ली है और इसमें उन्होंने आई धारा प्रवाहित किया। इसमें उन्होंने आई धारा प्रवाहित किया। अब जैसे इसमें आई धारा प्रवाहित किए तो इस चैप्टर में हम पढ़ ही रहे हैं कि ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने यही बताया कि कोई भी धारावाही कोई भी चालक तार है, यदि उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार ये भी इसमें भी हमने क्या किया है, इसमें भी हमने धारा प्रवाहित किया है, इसलिए इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर इस प्रकार बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना, इसके चारों ओर क्या होगा, बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये एक बंद चुंबकीय क्षेत्र है जिसका हम मान लेते हैं कि जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या r है और यहाँ पे एक अल्पांश बिंदु है जो है dl और इस dl पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है b। यही बात सिंपल सा उन्होंने बताया है जो है एम्पीयर ने क्या बताया कि एक अनंत लंबाई की चालक तार है जिसमें आई धारा उन्होंने प्रवाहित किया। तो जब आई धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ पे एक बिंदु हमने ले लिया है जो है dl, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है ना। तो इन्होंने एक हमें फॉर्मूला दिया जो है समाकलन B dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने फॉर्मूला दिया है, ये आप देख लीजिए, ये इन्होंने क्या दिया है, ये एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है ना, जो होता है समाकलन B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए इस फॉर्मूले से आपको समझना है, क्या समझना है, यहाँ पे B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है।
डीएल क्या है, ये क्या है, अल्पांश बिंदु है या अल्पांश लंबाई कह सकते हैं। म्यू नॉट एक नियतांक है, आई क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है। तो एम्पियर ने हमें क्या बताया कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, क्या हमने कहा कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। सिंपल सा तो है, अगर आप याद करना चाहें, अब फोकस के साथ समझे तो याद हो जाएगा दोस्त। देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहीं से हम ये जो नियम है ना बोल रहे हैं, हम कहेंगे कि किसी चालक में आई धारा, मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यही तो है जी। तो मैं आशा करता हूं कि एम्पियर का परिपथीय नियम आपको याद हो गया होगा। अगर जिन विद्यार्थियों को थोड़ा याद नहीं हुआ उनसे मैं कहूँगा कि आप पीछे ले जाइए वीडियो को, एक दो बार जब मैंने इसको देखकर ही परिभाषा किया उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार उसको सुनिए, रिपीट करके सुनिए, सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था हमारे एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, ये फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ भी करना होता है। देखिए ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो 3 मार्क्स में, एक आपका 5 मार्क्स में। अगर 3 मार्क्स में पूछे या 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछता है, तो आपको ओनली ये इतना लिख देना है, फिगर बना देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। बट यदि आपको 5 नंबर में पूछता है तो आपको ये जो डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला है, जो एम्पियर का परिपथीय नियम के लिए एक समीकरण जो मिला है, इसको प्रूफ भी करना होगा। तो चलिए अब हम प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, मतलब सिद्ध। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम हमने पढ़ा हुआ है। तो बायो-सेवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि एक सीधी धारावाही चालक के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है। तो क्या दिया है, यही बात हम लिखेंगे। बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग से हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं कि चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन्होंने सूत्र दिया है, जो है B = म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r। ये उन्होंने क्या दिया है, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया है। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r, ये इन्होंने फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले, ये जो हमने फॉर्मूला उन्होंने दिया है, इस फॉर्मूले को हम क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों पक्षों का dl के सापेक्ष, dl मतलब अल्पांश, ये जो बिंदु है या अल्पांश लंबाई है, इसके सापेक्ष करें, dl के सापेक्ष समाकलन करने पर
अब इनका अगर हम समाकलन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ये इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो समाकलन अब b अब किसके सापेक्ष करें, dl के सापेक्ष, तो dl इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा समाकलन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2i बाई r हो गया। अब किसके सापेक्ष करें, dl के सापेक्ष, तो dl से इसमें गुणा करा देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया जी। अब आगे बढ़कर देख लेते हैं हम, देखिए अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, समाकलन पृष्ठीय समाकलन बी डी एल, ये तो ऐसे ही रहेगा, बी डी एल है। तो अब ये जो देखिए यहाँ पे समझिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर, ये टोटल वैल्यू जो है ना, ये टोटल वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, और जो भी नियत मान होता है ना वो समाकलन से बाहर निकल जाता है, ये रूल होता है। तो ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये समाकलन से बाहर निकल जाएंगे। तो जब बाहर निकल जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2i बाई आर, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर निकल गए। अब पृष्ठीय समाकलन फिर से हम लिख देंगे यहाँ पे, और क्या बचा, dl है तो dl हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। कांस्टेंट वैल्यू होता है वो बाहर निकल जाते हैं, मैथ के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पृष्ठीय समाकलन dl हो गया। अब समझिएगा ये म्यू नॉट बाई 4 पाई है और 2i बाई आर है, इतना तो है। अब देखिए ये जो पृष्ठीय समाकलन अल्पांश लंबाई है, अब देखिए ये अल्पांश लंबाई है, अल्पांश बिंदु है। अब ये बहुत सारी देखिए सबसे पहली बात, समाकलन का मतलब होता है जोड़, समाकलन का मतलब होता है योग, जोड़ना। तो इस तरीके से जो अल्पांश ये लंबाई है, इस तरीके से बहुत सारे लंबाइयों से मिलकर ये एक वृत्त बना होगा। तो अगर हम पूरी लंबाई को जोड़ें, पूरी ये लंबाई को जोड़ें, जो अल्पांश लंबाई है इसकी पूरी लंबाई को जोड़ें तो ये लंबाई कितने के बराबर हो जाएगा, पूरी इस वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो इसीलिए हम 2 पाई आर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो इसकी लंबाई टोटल जो लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि की क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से यहाँ पे समाकलन बी डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे एक चीज मैं करना चाहूंगा, ये 2 पाई आर हो गया। अब देखिए इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, ठीक है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 दूना 4 हो गया, 2 से 2 दूना 4 बार में, फिर से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं, इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो गया। तो अब इधर बचा क्या, म्यू नॉट इंटू आई बचा। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बचा है यहाँ पे, ये बचा है समाकलन बी डी एल, इधर क्या बचा, म्यू नॉट इंटू आई बचा हुआ है, म्यू नॉट इंटू आई बचा हुआ है। ये हम अपना यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। आप देख लीजिए, यही ना हमारा था जी समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये था हमारा एम्पीयर का परिपथीय नियम। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये टोटल आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादातर 3 नंबर में पूछे या 5 नंबर में आपको टोटल एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर में पूछे तो नियम लिखिएगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फिगर बना देंगे, हो जाएगा, ठीक है ना, फिगर बनाना अनिवार्य है। एक और बात मैं बता दूं, फिर से एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। आप कहेंगे एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे,
चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आए हैं ना, तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें हमारी चैनल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता मैं कह सकता हूँ, या नीड है जी, ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, देखिए इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, और वो भी 1-1 घंटे की क्लासेस वाली वीडियो मिलेंगी। पर डे शाम को आपको 1-1 घंटे की क्लासेस चलाई जाती हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, तो आप उस तरीके से सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए, ये थोड़ा सा ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होता तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। दूसरा अब हम जान लेते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग आपको समझना है। देखिए यहाँ पे पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमें ज्ञात करना है, या इसी को कह देता है सीधे लंबे धारावाही तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाकर भी पूछा जाता है दोस्त। क्या कह देगा, या तो अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार, सीधा धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे, या आपसे कह देगा कि आपसे ये कह देगा सीधा धारावाही मतलब सीधा चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरीके से सीधा लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकता है। बस बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को अब बताते हैं कैसे हमें करना है। इंपॉर्टेंट है जी, मैं क्या दे रहा हूँ, पहले ही VBI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कितने नंबर में, 5 मार्क्स में ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले एक हमने यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है, मतलब एक हमने कुछ लाइन लिखे हुए हैं, इसको आपको केवल देख लेना है, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है जी। देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ। एम्पियर का जो अनुप्रयोग है इसमें क्या है कि एक चालक तार है, अनंत लंबाई का ये एक चालक तार है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने I धारा प्रवाहित किया, इसमें हमने I धारा इसमें प्रोवाइड किया है। तो हम जानते हैं किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस तरीके से बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या है R, यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई है जो है dl, इसी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो है B है। तो इसी फिगर को यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है। धारावाही तार का मतलब क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित किया गया है। धारावाही तार है जिसमें I धारा प्रवाहित किया गया है, जिसमें I धारा प्रवाहित किया गया है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या देख लीजिए R है, तथा अल्पांश पृष्ठ या अल्पांश लंबाई dl है, तथा अल्पांश पृष्ठ या अल्पांश लंबाई dl है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B है। जहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो B है। तो ये इतनी बात आपको यहाँ पर लिख ही लेंगे, ये फिगर आप बना ही लेंगे। अब चलिए इसके लिए डेरिवेशन जो है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है। अब वो फॉर्मूला किससे निकालेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम जो हमने पढ़ा है उससे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एम्पियर परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम से हम एक फॉर्मूला जानते हैं, BdL। क्या जानते हैं जी, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं समाकलन BdL इक्वल टू
म्यू नॉट इंटू आई, ये हम जानते हैं। परंतु यहाँ पे ना, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, ठीक है ना, इतनी बात हम जानते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो अगर हम समाकलन करते हैं तो यहाँ पे जो b है ना, b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, नियत वैल्यू है। और जब हम इतनी बात जानते हैं, समाकलन करते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये b बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही b बाहर निकलेगा तो ये b बाहर निकल गया। अब ये इसके बाद ये पृष्ठीय समाकलन ये dl हो जाएगा और ये म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब समझिएगा, ये हमारा b हो गया। और यहाँ पे जो हम कहते हैं, अभी हमने एम्पीयर के परिपथीय नियम में भी बताया है, अब फिर से हम यहाँ पे भी बता देते हैं, जब भी अल्पांश पृष्ठ का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे अल्पांश पृष्ठ का, अल्पांश का ये लंबाई है और समाकलन का मतलब होता है योग करना, जोड़ना। तो इस तरीके से ये बहुत सारे अल्पांश लंबाई मिले होंगे तब जाकर तो ये वृत्त का वृत्त बना है ना। तो ये टोटल जो अल्पांश लंबाई होंगे ये वृत्त की परिधि के बराबर होंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या होता है जी, वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। तो यही इसका समाकलन वृत्त की परिधि 2 पाई r हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस 2 पाई r जो है ना, इसको हम इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो इसको अगर हम इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ये म्यू नॉट इंटू आई है, ये आ जाएगा 2 पाई r, तो ये 2 पाई r इधर आ गया, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करते हैं दोस्त, बात को समझिएगा। इसको अगर हम चाहें तो देखिए थोड़ा अलग कर लेते हैं। इसको सबसे पहले म्यू नॉट, ये 2 है तो 2 पाई कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 पाई। इस आई को हम साइड लिख देते हैं आई, और ये नीचे जो आर है इसको इसके साथ लिख देते हैं, लिख देंगे। अभी भी वही बात है, ये सब गुणा में ही है तो गुणा में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया ये वाला, तो या तो आप यहाँ तक भी कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो निकल गया, ये प्रूफ हो गया, या तो यहाँ तक कर लीजिए। बट यहाँ तक करने में एक दिक्कत क्या है, ये आपका मिल गया है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला। बट होता क्या है दोस्त, म्यू नॉट बाई 2 पाई का मान हमें नहीं पता होता है, बल्कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान हमें पता है 10⁻⁻⁷। तो न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होता है, वैल्यू इसका निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में धारा और त्रिज्या का तो मान दे देगा, इसका वैल्यू तो देगा नहीं। तो अब फिर से म्यू नॉट का वैल्यू रखें, पाई का मान रखें, गणना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसीलिए अब हम इसमें क्या कर देते हैं, इसीलिए बात को बाबू समझिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2 का गुणा करा देंगे। इन दोनों में क्या करते हैं, इन दोनों में 2 का गुणा 2 का भाग करा देते हैं, ठीक है ना। अब 2 का गुणा कराएंगे तो समझिए क्या होता है, 2 का गुणा कराते हैं तो ये b, ये म्यू नॉट हो जाएगा, और नीचे का ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 4 पाई हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये हो गया हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ये हमारा सबसे पहला हो गया। और ये जो ऊपर 2 है ये आई में गुणा होगा तो ये 2i हो जाएगा, और नीचे r है तो ये r हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया जी, क्या निकल गया, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। तो ये है हमारा कि एक, ये कहाँ से ऐसे आ गया भैया, बहुत दिक्कत है भैया। चलिए
अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना तो दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतना ही चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर तो कर दूंगा, ऊपर करके देख लूँ क्या हो पाता है सेट। हाँ ठीक है जी, हो गया। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सब आप लिख लीजिएगा, फिर ये सीक्वेंस वाइज यहाँ तक लिख देंगे, प्रूफ हो गया है। ये फिगर आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो ये था आपका कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसे एग्जाम में जो करेक्ट पूछा गया है वो कहा गया है सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? सीधे लंबे चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सीधे लंबे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से पूछा जाता है, आप परेशान ना हो। हम जब थंबनेल लगाएंगे ऊपर तो आपको अच्छे तरीके से उसको दिखा दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग जो है हमारा टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है, जिसमें हम दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनुप्रयोग है इसको भी हम देखने वाले हैं, जो है हमारा क्या कि टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को कह देता है धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब हम समझा देते हैं आपको कि टोराइड क्या होता है। सबसे पहले तो हम टोराइड जानेंगे जी। टोराइड क्या होता है? टोराइड मतलब क्या है कि एक इस तरीके का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग तो आपने देखा होगा। स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग को हम परिनालिका भी कहते हैं। इस तरीके से जब कोई चालक है इस तरीके से स्प्रिंग के तरह से हो तो उसे हम परिनालिका कहते हैं। अब ये एक परिनालिका है, इसके दोनों छोर को हम पकड़ लेते हैं और दोनों छोर को पकड़ के एक वृत्त के तरीके से हम बना देते हैं। तो इसको अगर हम वृत्त की तरीके से बनाते हैं तो ये किस तरीके से बनेगा जी? इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से ये इसके दोनों छोर हो गए और इस तरीके से हमने वृत्त की तरीके से बना दिया। तो अगर इस तरीके से कोई हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहते हैं, ठीक है ना। परंतु यही अगर जो हम कह सकते हैं जो मुड़ी हुई तारें हैं ये अगर वृत्त के आकार की हो तो इसी को हम टोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टोराइड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं सबसे पहली बात इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहली बात मोस्टली यहाँ पे अब समझाने वाले हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब समझिएगा, सबसे पहले एक बंद वलय के रूप में, देखिए यहाँ पे परिभाषा हमने लिखा हुआ है कि एक बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को टोराइड कहते हैं। एक बंद वलय के रूप में, अभी मैं पीछे ले जाता हूं तो देखिए एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई परिनालिका, इस परिनालिका को हमने मोड़ा है तो मोड़ी गई परिनालिका को टोराइड कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई परिनालिका को टोराइड कहते हैं। यही तो परिभाषा है। अब इस टोराइड में हमने क्या किया है? इस टोराइड में हमने आई धारा प्रवाहित किया है, जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया है। इसमें फेरों की संख्या है n। इसमें ये चालक तार मुड़ी गई हैं तो इसमें फेरों की संख्या है n और इसकी त्रिज्या है r। अब इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। तो इसकी त्रिज्या क्या है जी? स्मॉल r है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, बात को बाबू समझिएगा। सबसे पहली बात, अब हम इसका सबसे पहले इतना तो आप लिख लेंगे ना। अब हम इसकी गणना कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जी? गणना।
गणना में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हमारे पास चालक तार है, तो इसमें इकाई लंबाई में जो फेरों की संख्या है ना, चालक तारों की फेरों की संख्या है वो n है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो अगर ये वृत्त के आकार सा हो गया है तो कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, इकाई लंबाई में इसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो इस तरीके से मान लेते हैं इकाई लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, तो पहली फेरों की संख्या n है। तो इस तरीके से बहुत सारी ये फेरों की संख्या होंगी ना, पूरी फेरों की संख्या है। तो जब पूरी फेरों की संख्या मतलब कुल फेरों की संख्या कितनी होगी, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुल टोराइड में हम ऐसे लिखेंगे, टोराइड में कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। तो टोराइड में कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, तो अगर हम ये फेरों की संख्या को हम टोटल मिलाते हैं तो ये एक वृत्त की तरीके से बन रहा है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, और इसमें हम क्या कर देंगे, n का गुणा करा देंगे। तो n का गुणा करा देंगे तो ये हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, कुल फेरों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, 2 पाई r से हम n से गुणा करा देते हैं तो कुल फेरों की संख्या निकल जाता है। क्योंकि ये फेरों की संख्या अगर पूरा हम जोड़ने लगे तो ये वृत्त की तरीके से बन जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये इतनी बात आप समझ गए। चलिए यहाँ पे हम n यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ गए। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम लगाते हैं यहाँ पे एम्पियर के, चूंकि एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, समाकलन v dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, ये हम जानते हैं। परंतु इसके लिए क्या हो जाएगा, इस धारावाही टोराइड के लिए हम निकालें तो ये v dl तो सही है जी, और यहाँ पे म्यू नॉट भी सही है, परंतु यहाँ पे फेरों की जो संख्या है, कुल फेरों की संख्या भी जुड़ेगा, क्योंकि ये टोराइड है, एक चालक तार तो है नहीं, टोराइड है। तो यहाँ पे 2 पाई r इंटू n ये बीच में ऐड होगा। ठीक है ना। ये हमारे क्या है, आई है, तो ये आई हमने लिख दिया। अब बीच में ऐड नहीं हुआ, इसको साइड में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी गुणा में है तो इधर उधर लिख सकते हैं। क्यों हमने यहाँ पे ये सब टोटल फेरों की संख्या जोड़ा, क्योंकि पहले हमने जो एम्पियर का परिपथीय नियम ज्ञात किया था वो एक चालक के लिए ज्ञात किया था, तो चालक में फेरों की संख्या नहीं थी, परंतु ये एक परिनालिका को हमने मोड़ा है जो टोराइड बन गया है। तो टोराइड के लिए तो फेरों की संख्या है ना, फेरों की संख्या है, तो इसीलिए फेरों की संख्या के लिए हमने यहाँ पे ये इतना लिखा हुआ है। अब देखिए, अब हम इसको अगर समाकलन करते हैं इसका, तो हम इतनी बात जानते हैं ये b कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, b कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल जाएगा। तो ये इधर क्या बचा, समाकलन ये dl बच गया, इधर म्यू नॉट बच गया, ये 2 पाई r इंटू n बच गया, ये भी i हो गया। ये सब गुणा में ही है। अब ध्यान से समझेंगे, इसको मैं थोड़ा सा उधर बना दूं क्या, साइड में इरेज करके, बना तो सकता ही हूँ, तो चलिए बना दे रहे हैं, क्योंकि जगह कम है, मैं चाहता हूँ इसी में हो जाए। ये टोराइड का केवल अब फिगर बनाइएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, मैंने छोटा ही बना दिया है। यहाँ पे फेरों की संख्या n, इसकी त्रिज्या आप मान लीजिएगा r, इस तरीके से फेरों की संख्या बना लीजिएगा। ये सब कुछ, ये क्या है, टोराइड। ये टोराइड है, ठीक है। अब समझिएगा, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब हम यहाँ पे ये करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, b
समाकलन। अच्छा ये बताइए, ये हम उस समय से जानते हैं कि डीएल का जो समाकलन करते हैं तो डीएल का समाकलन जो होता है वो 2πr होता है, क्योंकि डीएल मतलब अल्पांश लंबाई है। इसका जब समाकलन करेंगे तो अल्पांश लंबाई टोटल मिलकर ये 2πr होता है। ये बहुत बार हमने एम्पियर का परिपथीय नियम में भी बताया है, इसको समझाया है कैसे आता है। इसका समाकलन क्या होता है, 2πr होता है, ये हमने लिख दिया। ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट 2πr इंटू एन है, अब फिर से आई है तो ये हमने आई यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात समझ रहे हैं। अब देखिए ये 2πr है, इस 2πr से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों 2πr से 2πr कैंसिल हो गया। अब इधर बचा क्या दोस्त, इधर बचा ओनली b इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा म्यू नॉट, फिर से n एक बचा हुआ है, फिर से i बचा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे इसको एक बॉक्स में हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया, ये हमारा प्रूफ्ड भी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ये क्या है, धारावाही टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये हमारा निकल गया है b इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। एक और बात मैं बता दूं, या आप परिनालिका के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें या टोराइड के लिए ज्ञात करें, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम टू सेम ही निकलेगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम समझेंगे तीसरा अनुप्रयोग जो है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब गॉस ने एम्पियर के परिपथीय नियम का तीसरा जो अनुप्रयोग है, हमारा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग जो है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखिए ये हमारे लिए वीवीआई है। अब 5 मार्क्स वाला ये सभी टॉपिक है जी, 5 मार्क्स वाले टॉपिक है। अब यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है, इसको अभी आप ध्यान नहीं देंगे, ये जो भी हमने लाइन लिखी हुई है अभी हम आपको समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, एक परिनालिका क्या होता है जी। परिनालिका का मतलब ना कि ये एक सपोर्टेड समझिएगा कि ये एक परिनालिका है। मैं थोड़ा परिनालिका का एक छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। अब ये हमारे पास, ये सबसे पहले तो इस तरीके से एक खोखला चालक टाइप का होता है। इस तरीके से सबसे पहले एक खोखला चालक की तरह होता है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक खोखला चालक है और जिसमें तार लपेटे गए हैं। अब समझिए ये एक खोखला चालक तार होता है जिसमें हमने इसमें क्या कर दिया है, इसमें इस तरीके से तार हमने इसमें लपेटा हुआ है, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से तार लपेटे गए हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिनालिका हो जाएगा। तो ये क्या है, एक परिनालिका है जिसमें बहुत अधिक बार इसमें क्या किया गया है, तार लपेटे गए हैं। तो इसमें तार लपेटे गए हैं, इसमें फेरों की संख्या हम सपोज डेट मान लेते हैं कि फेरों की जो संख्या है, इसमें फेरों की संख्या है n, ठीक है ना। इसमें I धारा प्रवाहित है, ठीक है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब इसका एक अक्ष है, यहाँ पे एक और चीज आप याद रखेंगे, हम इस परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इसके अक्ष के लिए हम ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं ये इसका अक्ष है, तो इसके अक्ष के किसी बिंदु पर, ये जो अक्ष है ना, तो अक्ष के मान लेते हैं कोई भी बिंदु है, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष के किसी भी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं।
तो इस चुंबकीय क्षेत्र इस अक्ष पर ज्ञात करने के लिए, इसके किसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक हम वर्ग के आकार का हम यहाँ पे एक पृष्ठ लेते हैं, एक वर्ग के आकार का एक आयत के, ठीक है ना, एक वर्ग के आकार का एक हम पृष्ठ ले लेते हैं। और ये पृष्ठ क्या है, देखिए ये पृष्ठ है A B C और D, ये हमारा पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, वही हमारे अक्ष के लिए चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो अब चलिए हम ज्ञात करते हैं ये वर्ग के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, एक फिगर हमने जो बनाया हुआ है इसी को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले समझ लेते हैं, फिगर समझ के सब समझ में आ जाएगा। तो समझिएगा, लिखा गया है माना एक परिनालिका है जिसमें बहुत ज्यादा तार लपेटे गए हैं। तो सबसे पहले माना एक ये टोटल परिनालिका है जिसमें बहुत अधिक बार फेरे मतलब तार लपेटे गए हैं, ठीक है ना, तथा परिनालिका के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले परिनालिका के अक्ष पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये परिनालिका का अक्ष है, तो परिनालिका के अक्ष पर, अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। फिर से लिखा गया है जिसके लिए परिनालिका के बाहर एक वर्ग के आकार का बंद पृष्ठ ABCD लिया जाता है, जिसके कारण इस पर ज्ञात करने के लिए ही परिनालिका के बाहर हम क्या लेते हैं, एक वर्ग के आकार का एक हम पृष्ठ लेते हैं ABCD, ठीक है ना। और ये एक बंद हमारे पास आयताकार पृष्ठ है। अब इसमें देखिए जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, जहां पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, बट हम उससे पहले हम एक बात बताते हैं आपको, हम निश्चित समाकलन से हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब निश्चित समाकलन जब इस प्रकार हो तो निश्चित समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले इसी के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस जो हमारे पास वर्ग है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, गणना अब हम कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग ABCD के वर्ग ABCD के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वर्ग ABCD के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जो वर्ग हमारा ABCD है इसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वर्ग ABCD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम इस पर क्या कर लेते हैं, इसका हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन हम निश्चित समाकलन द्वारा ज्ञात करेंगे। तो निश्चित समाकलन अगर हम यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो रहा है बाबू, निश्चित समाकलन द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एम्पियर के परिपथीय नियम से जानते हैं कि BdL, ठीक है, BdL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। तो पहले हम सभी के लिए ज्ञात करेंगे, निश्चित समाकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो निश्चित समाकलन सबसे पहले हम इस पूरे वर्ग के लिए याद करेंगे। यहाँ पे वर्ग में 4 सतह दिखाई दे रहे हैं, एक AB सतह है, एक BC सतह है, एक CD सतह है, एक AD सतह है। ये 4 सतह आपको दिखाई दे रहे हैं ना। चारों सतह के लिए सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए सभी के लिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम AB सतह के लिए याद करें, निश्चित समाकलन कर रहे हैं। तो AB, ये लिमिट हमने लगा दिया, निश्चित न्यूनतम और अधिकतम। तो AB सतह के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा B इंटू DL हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो है ना, इसकी लंबाई जो है L है, ये वर्ग है, इसकी लंबाई क्या है, L है। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से दूसरा हम क्या कर देंगे, दूसरा पृष्ठ क्या है, BC सतह के लिए।
तो न्यूनतम और अधिकतम BC सतह, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र निश्चित समाकलन इसका हो जाएगा। फिर से इसी के लिए चारों सतह के लिए याद करेंगे। अब तीसरा सतह क्या है, CD है, तो CD लिख देंगे, अब B इंटू DL कर देंगे, निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो, अब प्लस फिर से अब इसके लिए याद करेंगे तो DA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B इंटू क्या हो जाएगा, B इंटू DL हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने क्या किया है दोस्त, ये बंद परिपथ जो ABCD है उसके लिए कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात किया है। समझ रहे हैं, मतलब एक बंद ये वर्ग है, तो बंद जो हमारे पास चालक है ना, इसके लिए हमने क्या किया है, कुल चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन हमने किया हुआ है। यहाँ पे कुल चुंबकीय क्षेत्र का हमने पृष्ठीय समाकलन किया हुआ है। अब वास्तव में कहे तो ये एक निश्चित समाकलन हम यहाँ पे किए हुए हैं। अब निश्चित समाकलन इस प्रकार होता है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा B इंटू DL हो जाएगा, सदिश के रूप में है। अब ये सदिश के रूप में अगर हम इसको हटा देते हैं, तो सदिश के रूप में अगर हम इसको हटाते हैं तो क्या मिलता है दोस्त, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये सदिश यहाँ पे हटता है तो BDL cos थीटा आता है, तो ये हमारा cos थीटा आ गया, प्लस ये हमारा BC हो गया, ये भी हटता है तो ये क्या आता है, BDL cos थीटा आ जाएगा। फिर से प्लस ये भी हमारा C और D है जी, CD है, ये हमारा यहाँ पे सदिश हटता है तो BDL और cos थीटा आ जाएगा, और ये हमारा DA है, ये भी जब सदिश हटता है तो BDL cos थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, ये हम जानते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के नहीं भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब हमने पढ़ा था, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने बताया था कि जब सदिश रूप में हो ना, अल्पांश पृष्ठ ये दोनों, तो सदिश में ये जब हटते हैं नॉर्मल तरीके से आते हैं तो वहां पे cos थीटा एक आता है नियतांक। तो ये इतनी बात आप समझ गए। अब समझिएगा पूरे ना पीछे के कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है तब सब आपको समझ में आएगा, और नहीं तो कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेगी। अब समझिएगा ये पृष्ठीय समाकलन B और DL है, इसका हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा, निश्चित समाकलन। अब समझिएगा बाबू, यहाँ पे cos थीटा थीटा है ना, यहाँ पे समझिएगा क्या होगा। सबसे पहले ये AB है और ये BDL। अब यहाँ पे बताइए थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए हम इसी पर, ये जो हमारे पास ये परिनालिका के अक्ष है, इस परिनालिका के अक्ष पर ही, परिनालिका के अक्ष पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये जो पृष्ठ है AB सतह, ये देखिए परिनालिका के समांतर है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अक्ष पर ज्ञात करना है, और इसकी सतह भी ये क्या है, AB सतह है, इसके समांतर है। तो जो समांतर होते हैं तो वहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री बनता है, तो इसलिए यहाँ पे cos थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे BC और यहाँ पे BDL हो जाएगा, और cos यहाँ पे, अब बताइए थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा परिनालिका का अक्ष है और ये BC सतह है, तो देखेंगे अगर आप तो ये इस पर लंब है कि नहीं। देखिए ये परिनालिका का सतह है और ये जो BC सतह है, तो BC सतह इस प्रकार है, तो ये परिनालिका के अक्ष पर लंब है कि नहीं है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए ये हमारा CD सतह हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे अदर सब चीज़ों का छोड़िए, यहाँ पे देखिए परिनालिका के बाहर है ये चुंबकीय क्षेत्र, मतलब CD सतह है। तो परिनालिका के बाहर अगर CD सतह है तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो परिनालिका में केवल परिनालिका के अंदर ही होता है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे B का ही मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, B का ही मान जो चुंबकीय क्षेत्र है इसी का मान 0 हो जाएगा, और ये DL है और ये cos थीटा, और cos थीटा का भी मान 0 ही होगा, बट हम यहाँ पे ओनली थीटा ही रख देते हैं क्योंकि B का मान पहले हमने 0 कर दिया है, क्योंकि ये परिनालिका से बाहर सतह है इसलिए। फिर से यहाँ पे अब हमारा अंतिम आता है जो है DA, ये DA हो गया। तो ये क्या होता है, BDL और cos
90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये भी देखिए ये परिनालिका का अक्ष है और ये DA सतह है, ये लंबवत है, तो इसीलिए 90 डिग्री कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे कि cos 90 इक्वल टू होता है 0, तो यहाँ पे देखेंगे तो cos 90 है, तो इसका मतलब 90 इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 में अगर BDL गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 पहले से यहाँ पे है और 0 में अगर किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर से ये देखिए यहाँ पे cos 90 है, तो 90 इक्वल टू 0 होता है, 0 में अगर इसका गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये सब 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे। और cos 0 इक्वल टू होता है 1 में अगर इसका गुणा कराते हैं BDL का तो ये BDL ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है दोस्त? यहाँ से हमें मिलता है समाकलन BDL इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा AB, और ये हमारा क्या हो जाएगा B और DL हो जाएगा। ओनली क्या हो जाएगा? BDL हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले ये हम यहाँ पे फॉर्मूला जो मिला इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओहो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मिला यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये A है तो यहाँ पे हम A लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे मिला। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना, ये आप कंफ्यूजन में ना रहो। तो ये इतना हमें मिल गया। अब समझिएगा थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतना हमें मिला, तब हम लिखेंगे तब। अब हम यहाँ पे तब अब लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर का परिपथीय नियम हम लगाएंगे तो क्या यहाँ पे निकला है? यहाँ पे निकला है समाकलन BDL इक्वल टू, मतलब निश्चित समाकलन BDL इक्वल टू क्या यहाँ पे निकला हुआ है? यहाँ पे निकला हुआ है समाकलन B इंटू DL, मतलब क्या निकला है? समाकलन B इंटू DL निकला हुआ है, यही नहीं निकला हुआ है जी। अब इसी का हमें क्या करना है? एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाना है। तो बात समझिएगा, इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या निकलता है जी? समाकलन, एक एम्पियर के परिपथीय नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या निकला था? BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही ना निकला था जी। तो समाकलन BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई निकला था। तो ये बताइए BDL के जगह पर हम म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये बताइए, BDL यहाँ पे है तो BDL के जगह पर म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बताइए, लिख सकते हैं ना। तो यही हम बात यहाँ पे लिख देंगे। तो इस BDL के जगह पर हम क्या लिख देंगे? ये हम क्या लिख देंगे? म्यू नॉट, परंतु यहाँ पे एक चीज ऐड करेंगे, N इंटू L इंटू N, और फिर से ये I हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये N इंटू N कहाँ से आया ये अभी हम बता देते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका अगर हम समाकलन करते हैं, इसका अगर हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो ये B है जो बाहर निकल जाता है, और ये DL का समाकलन होगा, ये BDL इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका समाकलन होगा ना DL का, तो ये अल्पांश लंबाई ओनली यहाँ पे L आ जाएगा। DL का समाकलन होता है तो L आता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये इतना आ गया। अब आता है कि L इंटू N कहाँ से आया? N यहाँ पे फेरों की संख्या है। परिनालिका में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे तार के बहुत सारे फेरे हैं, तो इसमें परिनालिका में फेरों की संख्या है N। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है इसमें लंबाई है L, तो इसीलिए लंबाई L से हमने क्या कर दिया है? फेरों की संख्या ज्ञात कर दिया है। क्योंकि हम केवल क्या, हम एक बंद पृष्ठ के लिए ही तो निकाल रहे हैं। अब इस बंद पृष्ठ की लंबाई है L, तो L से हम गुणा करा देंगे तो L के लिए फेरों की संख्या निकल जाएगा, तो इसीलिए हमने ये कराया। अब देखिए इस L से, इस लंबाई से ये लंबाई कैंसिल हो गया, तो अब बचा यहाँ पे क्या दोस्त? अब बचा यहाँ पे ओनली यही। अब बचा क्या? यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर से हम लिख देते हैं, तो B इक्वल टू यहाँ पे बचा म्यू नॉट, ठीक है ना, N इंटू आई। तो ये यहाँ पर म्यू नॉट N इंटू आई ये हमारा मिल गया, और ये हमारा क्या हो गया है? यही हमारा प्रूव्ड हो गया है जी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
तो देखिए हमने बताया था ना कि B = μ0 n × I। हमने बताया था कि परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वही टोराइड के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो आप देख लीजिएगा, धारावाही टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हमने कराया हुआ है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा एम्पीयर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लासेस में हमने बहुत सारे डेरिवेशन देखे हैं जो कि बहुत ही हार्ड भी हैं, परंतु बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा में हमें ज़रूर इन तीनों को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपके और भी बेहतर तरीके से हम आपकी एग्जाम की तैयारी करा सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th की स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि क्लास 12th के स्टूडेंट जो भी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स की और दूसरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 99 रुपये में, 199 में। तो ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के कंप्लीट, या हम ये कह सकते हैं कि फुल नोट्स, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिए जा रहे हैं ओनली कितने में? ओनली 199 में। तो नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट या फुल नोट्स चाहिए। इतना लिख कर मैसेज कर देंगे, हमारी टीम आपको तुरंत समझ जाएंगे। वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। हाँ, मैं आवश्यक बात बता दूँ, फिजिक्स के भी अगर आप ओनली फिजिक्स का लेना चाहते हैं या ओनली केमिस्ट्री का फुल नोट्स अगर एक कोई लेना चाहते हैं तो वो एक ओनली 99 में मिलेगा। फिजिक्स का 99, केमिस्ट्री का भी 99, दोनों एक साथ 199। ठीक है ना। बेहतर नोट, बेहतरीन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हार्ड लैंग्वेज नहीं, किताबी लैंग्वेज नहीं दोस्त। ठीक है ना, किताब नहीं है ये हमने अपने हाथों से पहले तो नोट्स बनाए, फिर उसकी टाइपिंग भी हमने करवाई हुई है। तो टाइपिंग आपको नोट्स मिलेंगे, बेहतरीन नोट्स। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, जाइए अभी मैसेज कर लीजिए और नोट्स को ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।